गुजरात पुलिस में एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है। पुलिस इंस्पेक्टर कई दिनों के बाद अपने घर जाता है और जैसे पत्नी के पास पहुंचता है तो पत्नी एकदम से फूली हुई थी, गुस्से में थी। गुस्से में इतनी थी, ना तो बात करने को तैयार थी, ना ही उसके लिए पानी लेके आती है, ना ही खाने पीने की पूछ रही थी कि आखिरकार वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। पति ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या बात है, आज तो तुम बहुत गुस्से में हो। पत्नी गुस्से में कहने लगती है कि मैं आज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ, आज तुम्हें मेरा हिसाब किताब करना ही पड़ेगा। कई दिनों के बाद आए हो, ना बातचीत करते हो, ना कहीं घुमाते हो, ना ही कहीं पिक्चर दिखाते हो, कुछ भी तो नहीं कर रहे हो। जब देखो अपनी ड्यूटी पर ही लगे रहते हो। ड्यूटी एक जगह नहीं, 3 जगह ड्यूटी तुम कर रहे हो। पुलिस की ड्यूटी कर रहे हो तो ठीक है, वो तो समझ में आता है, लेकिन तुम अपनी दूसरी पत्नी के साथ भी ड्यूटी कर रहे हो, उसको भी पूरा समय दे रहे हो। एक काम करो, हम दोनों में से किसी एक को चुनाव कर लो। हम दोनों में से एक को चुन लोगे तो ज़्यादा सही है, नहीं तो मैं इस हिसाब से नहीं रह पाऊंगी। पत्नी बार बार गुस्सा कर रही थी, गुस्से में बातचीत कर रही थी। पति आराम से शांत सुन रहा था, मुस्कुरा रहा था, बातचीत कर रहा था, लेकिन पत्नी सिर्फ एक ही रट लगाई हुई थी, दोनों में से किसी एक को चुन लो। एक काम करो, तुम एक तलाक तो दे नहीं सकते, तलाक के लिए तुम्हें कितने दिनों से बातचीत कर रही हूँ, इन दोनों में से किसी एक को मार डालो। एक का कत्ल कर दोगे तो आराम से जिंदगी यूं ही गुजरती चली जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वैसे बहुत लंबे समय से पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, अपराध कैसे होता है, अपराध कैसे छुपाया जाता है, कैसे बचा जाता है, सब कुछ तो आपको पता है, कितना तो आपको अनुभव हो ही गया होगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने ये बात सुनी, उसके दिमाग की एकदम से बत्ती जल जाती है। सोचने पर एकदम से वो शुरू कर देता है और कहता है कि हाँ, बात तो सही कह रही हो, क्यों ना एक पत्नी का कत्ल ही कर दिया जाए। जैसा उसे बताया गया था ठीक पुलिस इंस्पेक्टर वैसा ही कर देता है, यानी कि वो कत्ल कर देता है। और ये सोच रहा था कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा। हालांकि बात पुलिस तक पहुंच जाती है। बात पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए कोशिश की और पुलिस को 48 दिन का समय लग जाता है। पुलिस 48 दिन बाद कातिल को ढूंढ लेती है, तलाश कर लेती है और उसके बाद फिर उसको जेल जाना पड़ता है। एक गलती अगर वो नहीं किया होता तो शायद कभी पकड़ा नहीं जाता, लेकिन वो लगातार लंबे समय तक जेल में रहता है। और 14 अगस्त 2026 को अदालत की तरफ से फैसला आता है कि उस पुलिस इंस्पेक्टर को, जो गुजरात पुलिस में है, उसको जब तक वो जिंदा है तब तक वो सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, यानी कि वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। जब हम इस खबर को सुना रहे थे वो तब भी जेल में ही था। क्यों हुआ था कत्ल, क्यों उसने दूसरी शादी की थी, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी वो एक गलती जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 5 जून 2021 की सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। गुजरात प्रदेश में ज़िला वडोदरा लगता है। वडोदरा ग्रामीण पुलिस में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के इंचार्ज होते हैं, जिनका नाम होता है अजय अमृत देसाई। वो लगभग 85-90 किलोमीटर दूर अपनी ससुराल यानी कि जिला आनंद में उमरेठ तालुका एक जगह लगती है, वहाँ पर एक गांव लगता है पानसोरा। वहाँ पर फ़ोन करता है अपने साले को। साले का नाम होता है जयदीप पटेल। जयदीप पटेल को फ़ोन करके कहता है कि तुम्हारी बहन रात से गायब है। उसको कितनी बार मैंने ढूंढने की कोशिश की, तमाम तलाश करने की कोशिश की। जो नंबर है फ़ोन पर यहीं छोड़ के चली गई है। जो 2 साल का बेटा है इतना ज़्यादा रो रहा है, परेशान हो रहा है, मैं इसको संभालूं या फिर मैं ड्यूटी पर जाऊं। इस तरह की बात बड़े झुंझलाहट के साथ उसने फ़ोन किया अपने साले को। साला कहता है कि जीजा जी परेशान मत हो, दीदी तो कई बार नाराज़ होकर इस तरह से चली गई है, आ जाएगी वापस लौट कर, तुम टेंशन क्यों लेते हो। वो कहता है कि एक काम करो, तुम यहाँ पर आ जाओ और इस अपने भांजे को संभाल लो, मैं जाकर ड्यूटी करूँ, क्योंकि मेरे लिए ड्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साला यानी कि जयदीप कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लगभग मुझे पहुंचने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। आपकी ड्यूटी शुरू होने से पहले ही मैं घर पहुंच जाऊंगा, इसलिए आप मेरा इंतज़ार करना। जैसे ही ये बात कही जाती है, जयदीप तुरंत वहां पहुंच जाता है। जो बच्चा था आराम से वो सोया हुआ था और वो जाकर अपना मामा से बातचीत या खिलाना उलाना शुरू कर देता है। वक्त का पहिया आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जो उसकी बहन होती है जिसका नाम स्वीटी पटेल होता है, स्वीटी पटेल लौट कर नहीं आती। पूरा दिन बीत जाता है, रात बीत जाती है, अगला दिन हो जाता है। अब साले और बहनों यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर और जो उसका साला था जयदीप पटेल लगातार स्वीटी पटेल को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उम्र लगभग 37 साल के आसपास होती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इस तरह से लगातार दिन बीत रहे थे। 11 जून आती है। 11 जून आने के बाद इसके बाद ये यहाँ से जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है जिसका नाम अजय अमृत देसाई होता है, वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि करजन पहुंच जाता है। करजन जाता है, जाने के बाद कहता है कि साहब उसकी पत्नी है जिसका नाम स्वीटी पटेल है,
उम्र जिसकी लगभग 37 साल के आसपास है, वो लापता हो गई है, गायब हो गई है, लौट कर नहीं आई है। उसका बेटा है 2 साल का, वो बहुत ज्यादा अपनी माँ को लेकर परेशान है। आप ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। इसी जिले में तो उस इंस्पेक्टर की पोस्टिंग है, वो एसओजी का इंचार्ज है, और इसी जिले के एक थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। लेकिन पुलिस अक्सर गुमशुदगी के मामले को इतना ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती है। अब जब गंभीरता से नहीं लेती है तो पुलिस इस मामले में कुछ ज़्यादा जब दिलचस्पी नहीं ले रही थी, तो बात आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। बात आगे बढ़ती बढ़ती पहुंच जाती है विदेश। विदेश वहां पहुंच जाती है जहां स्वीटी पटेल का जो पहला पति रहता था ऑस्ट्रेलिया में, जिसका नाम होता है हितेश महेश पांडे, उसके पास तक पहुंच जाती है। जो उसका पास एक बेटा होता है जिसका नाम रिधम होता है, उसके पास तक बात पहुंच जाती है। जब ये लोग बात सुनते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था, अचरज हो रहा था, और इतना ज़्यादा अचरज हो रहा था कि आखिरकार वो कहाँ गई होगी। दरअसल इन्होंने, ये स्वीटी पटेल जो होती हैं, उन्होंने एक पहली शादी की थी। पहली शादी के बाद उनके पति के साथ जो उनका रहन सहन था, और रहते रहते उनको एक बेटा भी पैदा हो जाता है। लेकिन पति पत्नी में कुछ बनती नहीं थी। जो बनती नहीं थी तो उन्होंने, दोनों ने स्वेच्छा से तलाक ले लिया, और तलाक लेने के बाद वो दोनों अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही उस बच्चे को यह बात पता चलती है रिदम को कि उसकी माँ अचानक से गायब हो गई है, कि वो अपनी माँ से अक्सर बातचीत क्या करता था, बैठे बैठे उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही एक पंपलेट बनाया। पंपलेट बनाने के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड किया, और अपलोड करने के बाद लोगों को एक मैसेज दिया, संदेश दिया कि ये मेरी माँ है, मेरी माँ का कहीं भी आता पता नहीं चल रहा है, अगर किसी को पता चले तो ढूंढने में उसकी मदद कर दीजिए। माँ का ये लिए जो मैसेज किया था बेटे ने, वो इंडिया में, खासकर गुजरात में सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो जाता है। बात पुलिस प्रशासन तक पहुंच जाती है, बात उस प्रदेश के गृह मंत्री तक पहुंच जाती है। और जैसे ही गृह मंत्री तक ये बात पहुंचती है, इनका नाम प्रदीप जडेजा होता है, उन्होंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और डीजीपी को ये आदेश दिए कि ये वडोदरा की पुलिस आखिरकार कर क्या रही है, इस मामले में आप उच्च स्तरीय जांच बैठाइए, जांच बैठाने के बाद जितनी जल्दी हो सके पता करवाने की कोशिश कीजिए। बात जब डीजीपी तक पहुंच जाती है तो डीजीपी ने वडोदरा की पुलिस से इस जांच को हटवाया, और हटवाने के बाद अहमदाबाद की डीसीबी यानी कि डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच और एटीएस यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड तक ये बात पहुंचा दी जाती है, और उनसे कहा जाता है कि इस मामले में जितनी तल्लीनता से, जितनी ईमानदारी से, जितनी शिद्दत से आप कर सकते हैं जांच करिएगा, क्योंकि जनता को जवाब देना है, हमें गृह मंत्री को जवाब देना है। अब पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब एटीएस हो या डीसीबी हो, वो जब जांच पड़ताल में जुट जाती है तो स्वीटी पटेल जो होती हैं, स्वीटी पटेल जो गायब हुई थी वो करजन से गायब हुई थी। अब जब ये जांच पड़ताल कर रहे हैं, इनका मोबाइल की लोकेशन निकलवाई जाती है, सीडीआर निकलवाई जाती है, कहाँ कहाँ आती हैं जाती हैं, सैकड़ों लोगों से पूछताछ चल रही थी, और एक एक करके दिन लगातार आगे बढ़ रहे थे। जब ऐसे दिन आगे बढ़ रहे थे तभी एक दिन 75 किलोमीटर दूर, जो कि भरूच जिला लगता है, भरूच जिला में गांव अताली लगता है, वहां से एक मुखबिर का फोन पहुंचता है पुलिस के पास। और जब फोन पहुंचता है उनसे कहा जाता है कि साहब आप कहाँ स्वीटी पटेल को इधर से उधर ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, आप एक काम करिए, अताली में आ जाइए। अताली में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है, यानी कि एक होटल बन रहा है, उसके पीछे एक हिस्सा है, एक एरिया है। उन्हें एक सटीक जगह बताई गई थी, सटीक जानकारी दी गई थी, आप वहां पहुंच जाइए, वहां आपको स्वीटी पटेल मिल जाएगी। पुलिस को जैसी सूचना मिलती है, 75 किलोमीटर दूर का सफर तय करने के बाद तुरंत पुलिस वहां पहुंच जाती है। और जैसे ही वहां पुलिस पहुंचती है तो वहां जाने के बाद चारों तरफ देखा जाता है, लेकिन पुलिस को वो महिला नहीं मिलती है। लेकिन पुलिस को एक जगह ऐसी दिखाई जाती है, बताई जाती है, इशारा दिया जाता है। वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान की चिता को जलाया गया है। फोरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंच जाती है, डॉग स्क्वाड यहाँ पर पहुंच जाता है, और जो इनकी अपनी वैसी टीम थी वो आ जाती हैं और जांच पड़ताल में जुड़ जाती हैं। तो वाकई यहाँ पर सचमुच एक चिता जलाई गई थी, यानी कि किसी इंसान को यहाँ पर जलाया गया था। इसके बाद अब यहाँ पर देखा जाता है, जांच पड़ताल की जाती है, धीरे धीरे करके 48 दिन के आसपास का समय बीत जाता है। वहाँ देखा क्या जाता है, कुछ हड्डियाँ मिल जाती हैं, हड्डियों के साथ साथ पिघला हुआ मंगलसूत्र मिल जाता है, और पिघला हुआ सोने की जो चूड़ियाँ होती हैं हाथों की, वो मिल जाती हैं। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। तो उसके बाद फिर पुलिस को लगता है कि यहाँ उसकी हत्या कर दी गई है, हत्या करने के बाद इसको यहाँ पर जला दिया गया है। पुलिस ने जो सीसीटीवी कैमरे, इधर उधर से जानकारी, फोटो, ये सब चीज़ें जो ली थी, उसके बाद माध्यम से वहाँ जो सोना पिघला हुआ मिला था उस चिता के पास में, जब उसको देखा जाता है तो उनको देखने के बाद उस ज्वेलरी से ये क्लियर हो जाता है कि स्वीटी पटेल की ही यहाँ पर चिता
जलाई गई थी। लेकिन सवाल यह था कि आखिरकार कत्ल किसने किया है, क्यों कत्ल किया है। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो इंस्पेक्टर अजय देसाई की सीडीआर निकलवाई जाती है, उसकी लोकेशन निकलवाई जाती है। जिस दिन वो पत्नी गायब होती है उसी दिन उसने बिल्डिंग का जो मालिक होता है, जिसका नाम कांग्रेस का नेता किरीट सिंह जडेजा होता है, जो कि नवंबर 2020 में करजन विधानसभा से उपचुनाव भी लड़ा था, उससे भी बातचीत होती है। और साथ ही जो उसकी लोकेशन पाई जाती है इंस्पेक्टर की, तो उसी बिल्डिंग के आसपास ही पाई जाती है। अब पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट दो लोग हो जाते हैं, एक तो गुजरात पुलिस का इंस्पेक्टर हो जाता है और दूसरा हो जाता है ये कांग्रेस का नेता। अब इन दोनों को रिमांड पर लिया जाता है, इनसे बातचीत की जाती है, पूछताछ की जाती है। 27 जुलाई 2021 को आखिरकार जब इन्हें लिया जाता है रिमांड पर, पुलिस ने जब जांच पड़ताल करना शुरू किया है, यदि इसकी लोकेशन वहां पर नहीं मिलती, पुलिस का एक ही सवाल था कि आखिरकार जहां चिता जली थी, जहां पर वो महिला जलाई गई है, वहीं तुम्हारी लोकेशन पाई गई है, सेम टाइम है, सेम डे है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहां पर क्यों आए थे। उसने कहा मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए आया था, कांग्रेस नेता से मिलने के लिए आया था। क्यों मिलने आए थे, कोई सटीक जानकारी जब दे नहीं पाए, तो यहीं से पता चल जाता है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि कातिल यही है। लेकिन कत्ल क्यों किया है, अब इसकी जब वजह जानने की कोशिश की जाती है, तो ये स्वीटी पटेल जो होती है, जिससे इसने शादी की थी, उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, उसी हितेश नाम के व्यक्ति से शादी कर लेती है, प्रेम विवाह कर लेती है, और प्रेम विवाह करने के बाद एक बेटा पैदा हो जाता है। कुछ साल तक दोनों पति पत्नी साथ रहते हैं, लेकिन दोनों ने स्वेच्छा से फैसला किया, चलो अब अलग हो जाते हैं, यानी कि तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, लेकिन शर्त एक है, बेटा तुम अपने साथ लेके चले जाना, मैं यहां पर अकेली रहूंगी। वो इंडिया में रहने लगती है और एक दिन फेसबुक के पन्ने पलट रही थी, और फेसबुक के पन्ने पलटते पलटते उसे पता नहीं था कि कब गुजरात पुलिस का इंस्पेक्टर अजय देसाई उसके सामने पड़ जाएगा। जैसे उसके सामने पड़ता है, दोनों फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातचीत ऐसी होती है, दोस्ती गहरी हो जाती है, जो दोस्ती गहरी हो जाती है तो प्यार भी हो जाता है, प्यार होता है तो दोनों फैसला कर लेते हैं, चलो शादी कर लेते हैं। साल 2016 की ये बात है, रूपाल के मंदिर में गंधर्व विवाह कर लेते हैं। गंधर्व विवाह का मतलब होता है, ना कोई गवाह होता है, ना कोई इसमें मंत्र होते हैं, ना कोई पंडित होता है, ना ही कोई देख रहा होता है। बस मंदिर में गए, फिल्म स्टाइल में एक दूसरे के गले में माला डाली, माला डालने के बाद एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जैसे आज के ज़माने में कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, कुछ ऐसे ही रह रहे थे, दोनों अपने साथ साथ रहते हैं, पति पत्नी की तरह रह रहे थे, यानी कि उन्होंने एक दूसरे को मन से पति पत्नी मान लिया था। लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं था, कोई कानून के दस्तावेज नहीं थे जिससे कि उनको ये स्वीकार कर सकें कि ये दोनों पति पत्नी हैं। इनकी जिंदगी बढ़िया चल रही थी, बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन दूसरी तरफ ये जो इंस्पेक्टर होता है, इसने अपने परिवार को, माता को, पिता को, दोस्तों को, किसी को भी ये जानकारी नहीं दी थी कि स्वीटी पटेल से उसने इस तरह से गंधर्व विवाह कर लिया है। अब ये एक जिंदगी तो इधर जी रहा है। परिवार वालों ने एक लड़की ढूंढी, लड़की ढूंढने के बाद इंस्पेक्टर से कहा बेटा तुम्हारी शादी होनी है। तो 2017 में इंस्पेक्टर की धूमधाम से शादी करा दी जाती है। स्वीटी पटेल को इस बात का पता नहीं चल पाता है, लेकिन वक्त का पहिया जब आगे बढ़ रहा था, इधर जो उसकी शादी होती है परिवार की मर्जी से, उससे एक लड़की पैदा हो जाती है। उधर वो उसके साथ रहता है बड़ोदरा में, इधर इसने करजन में उसने जो अपनी प्रेमिका है उसके साथ रहना शुरू कर देता है, स्वीटी के साथ रह रहा था। साल 2019 में उसको एक बेटा भी पैदा हो जाता है। उधर बेटी पैदा हो चुकी है, जो धूमधाम से शादी होती है। इधर जो अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया था मंदिर में जाने के बाद, उससे बेटा पैदा हो जाता है। लेकिन जब ये बहाना मार दिया करता था, मुझे पुलिस में ड्यूटी है, मुझे आज वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, दोनों को ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ना जाने कब पोल खुल जाती है उसकी। जो प्रेमिका होती है, जो उसके साथ लिव इन में रह रहा था, उसको पता चल जाता है कि इसने शादी कर ली है। इस बात को लेकर वो नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, और घर में आए दिन इसी बात को लेकर झगड़े शुरू हो जाते हैं। झगड़े शुरू हो जाते हैं। वो कहती है कि या तो मुझे रखो या उसे रखो, दोनों में से एक को रखो। ना तुमने समाज में मेरे बारे में बताया है, ना तुमने अपने माता पिता को बताया है, ना दोस्तों को बताया है, मैं इस तरह से तुम्हारी रखेल बनकर रह रही हूँ। यही बात उसने अपने पहले पति को बताई और बेटे को बताई जब उनसे बातचीत करती थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी, अपनी किस्मत को पूरी तरह से फोड़ लिया है, काश मैं तुम्हारे साथ से अलग ना होती। इस व्यक्ति ने मुझसे शादी जरूर की है लेकिन अपनाया नहीं है। इसी बात का वो परेशान होती थी, रोती थी। वक्त आगे बढ़ा, 4 जून 2021 की बात है, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। जैसे इंस्पेक्टर घर पे आता है, घर आने के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि उसने कहा कि हम दोनों में से किसी एक को चुनो, और एक को नहीं चुन पाओगे तो फिर सही नहीं होगा, ये नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन ये झगड़ा कुछ ज़्यादा ही हो जाता है।
इतना झगड़ा होता है कि उसने इंस्पेक्टर ने उस अपनी पत्नी का गला पकड़ा, गला पकड़ने के बाद उसको गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर देता है। और जब हत्या कर देता है तो वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। हत्या तो हो जाती है, वहां आराम से पड़ा रहता है, पूरी रात ऐसी ही निकल जाती है। सोच रहा था क्या करूं क्या ना करूं। जैसे दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद उसकी काले रंग की एक जीप होती है, उस जीप को अपनी जहां पर सोसाइटी में रहता है उस सोसाइटी में बैग से खड़ा करता है, अपनी पत्नी को रजाई में लपेटता है, रजाई में लपेटने के बाद सीधा अपने कंधे पर रखता है, राके जीप में पीछे डाल देता है। डालने के बाद जहां पर जीप खड़ी करता है वहां जाकर आराम से उसे खड़ी कर देता है। इसी बीच में 8:30 बजे के आसपास 5 जून 2021 को अपने साले को फ़ोन करता है। साले को फ़ोन करने के बाद कहता है तुम्हारी जो बहन है वो गायब हो चुकी है, मैं क्या करूं, मैं इस बच्चे का कैसे ख्याल रखूं। उसका साला भी आ जाता है और आने के बाद वो इस तरह से नाटक कर रहा था, लेकिन उसका नाटक 48 दिन ही चल पाता है। पुलिस ने घटनाक्रम का खुलासा कर दिया, सारे सबूत जोड़ लिए, 128 गवाह भी पेश किए गए। लेकिन जब बात अदालत में उन गवाहों की गवाही देने का नंबर आता है तो उसमें से लगभग 40 गवाह ऐसे होते हैं जो मुकर जाते हैं, यानी कि वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। उन गवाहों में जो मुख्य गवाह था, जो सबसे पहला मुखबिर था पुलिस का, वो उस लड़की यानी कि स्वीटी का सगा भाई जयदीप था, वो भी मुकर जाता है। यानी कि वो कहता है कि साहब मुझे कुछ नहीं पता, तमाम तरह के इस तरह के बहाने करता है। लेकिन अदालत ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया, और गंभीरता से लेने की वजह आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जहां चिता मिली थी वहां पर हड्डियां मिली थी, हड्डियों का उस बच्चे से जब डीएनए सैंपल लिया जाता है, मिलान किया जाता है, तो डीएनए सैंपल मैच नहीं कर पाता। लेकिन उसके ऊपर जो ज्वेलरी थी, ज्वेलरी जिस तरह से उस चिता में जली हुई मिली थी और जो फोटो से मैच वो कट जाती है, पुलिस ने इसको भी एविडेंस माना। पुलिस ने एविडेंस उसको माना कि उसकी जो अंतिम लोकेशन थी इंस्पेक्टर की, उसी चिता के आसपास इर्द गिर्द थी, इसलिए वो उसे झुठला नहीं सकता था। और जो उसने पहली बार जाकर उसने स्वीकार किया था कि हाँ साहब ये हत्याकांड को उसी ने अंजाम दिया है। तब 14 अगस्त 2026 को इस मामले में जो करजन की अदालत होती है उसने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। और फैसला सुनाया कुछ इस तरह से कि जो इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, 2 लाख रुपए का उस पर जुर्माना होता है। जो उसका दोस्त होता है इंस्पेक्टर का, कांग्रेस का नेता जिसने विधायक का इलेक्शन लड़ा था, तो उस व्यक्ति को भी 5 साल की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि उसने इस लाश को ठिकाने लगवाने में अपनी जमीन को इस्तेमाल कराया था। यदि वो जमीन का इस्तेमाल नहीं कराया होता या पुलिस को सूचना दे दी गई होती तो शायद उसको भी ये सजा भुगतनी नहीं पड़ती। जब हम इस कहानी को सुना रहे थे और जब ये हत्याकांड हुआ था, तब से लेके तब तक वो इंस्पेक्टर सलाखों के पीछे ही था, और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि वो जब तक रहेगा सलाखों के पीछे ही रहेगा। हालांकि अभी इस इंस्पेक्टर के पास अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारे रास्ते हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इस इंस्पेक्टर की वजह से उस बच्ची की ज़िंदगी खराब हो गई, जिसे परिवार वालों ने शादी कराई थी, जो अरेंज मैरिज हुई थी, उससे एक बच्ची पैदा हुई थी, उस बच्चे की भी ज़िंदगी खराब हो गई जो इसने इस स्वीटी से बच्चा पैदा हुआ था। और एक बालक वो जो पहले पति से जो हुआ था, रिदम जिसका नाम होता है, जो अपनी माँ से देर सवेर बातचीत किया करता था, यदि रिदम ने इस मामले में ईमानदारी न दिखाई होती, अपनी माँ को ढूंढने में मेहनत नहीं की थी होती, जबकि उसके पिता से उसको तलाक हो चुका था, वो ज़्यादा मिलता जुलता भी नहीं था लेकिन बातचीत करता था, यदि पहले पति ने आकर गवाही न दी होती अदालत में, तो शायद इस मामले का कभी मतलब इसमें कह सकते हैं कि इंस्पेक्टर बड़े आराम से बचकर निकल जाता। लेकिन उन दोनों का इसमें रोल ज़्यादा था, अदालत ने भी इस बात को माना है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते आज स्वतंत्रता दिवस है, यानी कि 15 अगस्त है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, लेकिन उससे पहले जो जन्मदिन का सिलसिला होता है, गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं राम प्रकाश यादव, अहमदाबाद के रहने वाले हैं जुबैर खान और वीरेंद्र कुमार, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें रमेश पासवान है सारण बिहार से, सलामुद्दीन सलमानी दम्मान सऊदी अरब में रहते हैं, फरहान मुजीब गहलोत देशवाली जो कि डीडवाना राजस्थान के रहने वाले हैं, सुकुमार पासवान बिहार से हैं, साहा अंबाला से गुरमीत हैं, हिसार हरियाणा से रेखा वर्मा हैं, खेड़ी मेवात हरियाणा से कारी शमशुद्दीन हैं, उत्तराखंड से रेनू भकुनी, दिल्ली से राशिद सकीरा, रुड़की उत्तराखंड से गजेंद्र सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।